चलो जी ठीक है, बताओ मुझे कल के क्वेश्चन क्या थे। मैं पहले वो कल वाले क्वेश्चन सोल्यूशन करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कल का? एज वाला ही था। ठीक है, तो एज वाला क्वेश्चन तो यही जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये नहीं था, है ना? तो ये तो हो ही गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ठीक है, दूसरा प्रोग्राम था आपका इवन और ऑड वाला, है ना? कि आपने बताना है कि इवन और ऑड जो आपने नंबर एंटर किया वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, बताओ। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, है ना? और जो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, उस तरह के होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कहना क्या जा रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होने का जिनका रिमाइंडर क्या है, 0, वो नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। और जिनका 0 नहीं आएगा वो क्या होते हैं, वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमें रिमाइंडर किससे मिलता है, हमने पढ़े ना अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े ना अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, एक डिवाइड होता है, और एक तुम्हारे पास होता है क्या, मॉडुलस होता है ना। मॉडुलस का काम क्या होता है कि वो आपको रिमाइंडर निकाल के देता है, रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे मान चलो कि मैंने लिखा यहाँ पे, मैं लिखा 8 मॉडुलस 3, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। 8 मॉडुलस 3 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 2 के। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? 3 2 6 और 6 8 में जब 6 चले गए तो कितना बच गया तुम्हारे पास? 2 बच गया। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि ये रिमाइंडर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये निकाल के देता है हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, तो इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर रिमाइंडर कितना आएगा, 0, है ना, तो वो क्या होगा, वो इवन होगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना कंडीशन लगा सकता हूँ। कैसे कंडीशन लगा सकता हूँ? सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एज की जगह एन लिख लिया ताकि वो मेरे से नंबर ले लेगा कोई सा भी, या फिर ए रहने देते हैं इसको हम। ठीक है, इस तरीके से ये वेरिएबल आ गया, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंटर योर नंबर। ठीक है, एंटर योर नंबर लिख दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं चेक क्या करूंगा, कंडीशन देखो मैं क्या लगाऊंगा। मैंने क्या बोला कि जो मेरा ए है ना, जब उस ए को हम मॉडुलस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। ध्यान से समझना लॉजिक को। मैंने क्या बोला कि जो मेरा नंबर है ना, ये जो नंबर आएगा, यूजर जो नंबर डालेगा, सपोज करो यूजर नंबर डाल दिया 4। ठीक है, तो बोले कि जब 4 को ना हम 2 से मॉडुलस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिमाइंडर, है ना, मॉडुलस निकालेंगे। तो बोला कि अगर वो बराबर होगा किसके, 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। तो उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली चीज प्रिंट हो जानी चाहिए। ये लिखा है, तो हमें पता है कि रिलेशन ऑपरेटर में इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, डबल इक्वल टू लगा के करते हैं ना। हमें जब इक्वालिटी चेक करनी है, कि जब हमें चेक करना है कि ए जो बी के बराबर है कि नहीं है ना, ए हमारे बी के बराबर है कि नहीं, तो हम क्या चेक करते हैं, डबल इक्वल टू लगा के, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल है कि नहीं है, समझ गए? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा नंबर है ना, जो मेरा नंबर है, जब मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका जो मॉडुलस आएगा क्या वो 0 के बराबर है कि नहीं है, समझ रहे हो? वही ना कंडीशन। अगर इसका आंसर मुझे क्या मिल गया, इसका आंसर मुझे क्या मिल गया, सपोज करो कि यहां पे लिखा है 4, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 मॉडुलस 2, क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो असल में ये क्या बन गया, ये ऐसे नहीं बन गया, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैंने क्या लिखना है यहाँ पे कि अगर जो मेरा नंबर है, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब मॉडुलस करेंगे, और उसका मॉडुलस जो होगा वो बराबर आएगा किसके, 0 के, तब ये कैसा नंबर हो जाएगा, तब ये नंबर हो जाएगा इवन, समझ गए? और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो वो नंबर कैसे हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा ऑड। क्लियर हुआ? समझ गए? यही कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था इसमें। मेन लॉजिक बनाने आना चाहिए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखो चेक कर लो एक बार, है ना। मैं लिखा यहाँ पे 24, इवन है कि ऑड है, इवन है, बता देगा इवन, बता दिया, समझ गए? ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैं लिख दिया 199999, क्या है, ऑड की इवन, ऑड, ऑड। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से तुम्हें आंसर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, डिविजिबल बाय 3, है ना, 3, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिविजिबल बाय 5, है ना। डिविजिबल का मतलब क्या बोल रहा है ये, डिविजिबल का मतलब होता है कि वो नंबर पूरा कटना चाहिए किससे, 3 से। मतलब क्या मतलब कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका मॉडुलस किसके बराबर आ गया,
0 के, तो मतलब वो क्या हो गया, वो प्रॉपर डिविजल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कोई भी नंबर है ना, जब उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, मोलेस क्या बचा नीचे, 0 मिल बच गया, तो मतलब वो क्या है, वो टोटली हमारा डिविजिबल नंबर है 3 से। क्लियर हो गया? तो कुछ नहीं करना, जहां यहाँ 2 लिखा था ना, अगर वहां लिख दो 3 लो, बस इतना काम है, 3। ठीक है, मतलब अगर जो नंबर आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो और आंसर में 0 आ रहा है, तो वो क्या है, वो डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। मैंने कट ही कर दिया इसको क्या। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 है ना डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं लिखा 11, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? इस तरह से आपने क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्या था, 5 वाला था डिविजन चेक करना, तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ 3 की जगह क्या लिख देना, 5। क्लियर हो गया? तो मैं इतना काम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसने क्या बोला है, आपने क्या करना है कि 2 नंबरों में से बताना कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये पूछा है। ठीक है, जैसे मान लिखो, मैंने लिख दिया ए, मैंने 10 लिख दिया और बी 20 लिख दिया, तो आंसर में क्या आएगा, 20 इज बिगेस्ट, ऐसे आएगा ना। अगर मैंने ए 10 लिखा और बी 5 कर दिया, तब क्या आएगा, 10 इज बिगेस्ट, ऐसे आएगा ना, समझ रहे हो? तो यहाँ देखना क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, इसको मैं तुम्हें डिजाइनिंग से समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन, जब तुम क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाते हैं, सारे सॉल्यूशन तुम्हें उसके अंदर मिल जाएंगे। कैसे, दिखाता हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 2 नंबरों में से कोई एक बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, मतलब कितने वेरिएबल चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, मेरे को 2 वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, है ना, समझ रहे हो? 2 वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, मतलब जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसमें से मैं क्या लूंगा, 2 वैल्यूज इनपुट लूंगा, कौन सी, ए और बी की। ले ली मैंने इनपुट वैल्यूज ए और बी की, ले ली। फिर लेने के बाद क्या करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा। ठीक है, कि दोनों में से बड़ा कौन है। अब एक कंडीशन क्या चेक करेंगे, देखो, अगर ए बड़ा होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, और अगर बी बड़ा होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। मेन बची है कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे हम कैसे पता चलेगा कि ए बी से बड़ा है कि नहीं है। देखो कंडीशन क्या आंसर देती है निकाल के, ट्रू और फॉल्स आंसर देती है निकाल के, ट्रू और फॉल्स आंसर देगी निकाल के। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ए बड़ा हो जाएगा, फॉल्स होगी तो बी बड़ा हो जाएगा। इसको उल्टो फुल्ट भी कर सकते हो, ए तुम यहाँ ले सकते हो, बी को तुम यहाँ ले सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखो मैं कंडीशन कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कंडीशन 2 तरीके से। पहली कंडीशन मैंने क्या बनाई, पहली कंडीशन मैंने बनाई कि अगर मेरा ए किसके बराबर है, मतलब किससे बड़ा है, बी से। कंडीशन है ना एक, इफ ए ग्रेटर देन बी, सपोज करो कि ए 10 और बी 20 है, आंसर क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, किस साइड चला जाएगा ये, आ गया ना, बता दिया बी इज बिगेस्ट, बताया कि नहीं। और सपोज करो कि मैंने यहाँ लिखा होता ए 40 है बी 20 है, अब इसका आंसर क्या आना था, कंडीशन ट्रू हो जानी थी, तो ट्रू के केस में कौन प्रिंट हो जाना था, फिर ए प्रिंट हो जाना था। समझ रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, या तो तुम ए ग्रेटर देन बी लिख रहे हो, फिर तुम्हारा ये लॉजिक रहेगा, अगर तुमने ए लिखना तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, कि अगर बी ए से बड़ा होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब बी बड़ा हो जाएगा, और छोटी होगी तो कंडीशन मतलब ए बड़ा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? इस तरह से क्वेश्चन काम करना तुमने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम यहाँ 2 वेरिएबल ले लेंगे, तो लेट ए ले लिया और लेट बी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे ले देंगे एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पे इफ में क्या लिख देना, कुछ लिखना, ए ग्रेटर देन बी लिख दो, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा हुआ मतलब कंडीशन ट्रू हुई, तो मतलब बड़ा कौन है, ए बड़ा है ना, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस केस में मतलब बड़ा कौन होगा, फिर ए ही बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बिगेस्ट नंबर इज, बिगेस्ट नंबर
इज, ठीक है। अब इज क्या मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू मुझे देखो कैसे मिलेगी, कॉमा लगा के बता दो कि ये वाली ए वाली वैल्यू किसके पास है, ए के पास ही है। क्लियर हो गया, समझ गए। और सेम दूसरे केस में भी आप लोग इसी चीज का यूज करोगे, कॉपी। लेकिन दूसरे वाले केस में कौन बड़ा हो जाएगा फिर, बी। चल भाई, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, ठीक है। इस वाले केस में कौन बड़ा हो जाएगा, हमारे पास बी बड़ा हो जाएगा। चलो जी, ठीक है, बिगेस्ट नंबर इज बी। सेव और रन। लो जी, ए की वैल्यू पूछ रहा है, पहले मैं लिख दिया 10, बी की वैल्यू पूछ रहा है 20, लिख दिया बिगेस्ट नंबर इज 20, मतलब बी वाली वैल्यू था इसमें। अब ए लिखा मैंने 100,000 और बी लिख दिया मैंने 52। अब ए वाली वैल्यू निकाली, समझ गए। वैल्यू हर बार हमें बड़ा नंबर ही देगा, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही था। चलो तो आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले ना एक चीज करवाता हूँ मैं तुम्हें। अभी तक देखो हम इनपुट कैसे ले रहे हैं, अभी तक इनपुट हम कैसे ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू ले रहे हैं सारे इनपुट। आज मैं तुम्हें एक नया तरीका बताऊंगा जिसमें हम इनपुट फील्ड के थ्रू हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। अपने यहाँ पे देखो, आप लोगों ने कॉपी में 2 लाइनें लिख लो इंपोर्टेंट करके, ठीक है। 2 लाइनें इनको लिख लेना है आराम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखनी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इस तरीके से एक होता है ये, और सेम टू सेम ऐसे दूसरा वाला होता है इसका, ये वाला। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मुझे चेक करने दो कि डॉक्यूमेंट हम डी छोटा लगता है ना, इससे तो छोटा लगता है, ठीक, छोटा लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। जो बड़ा लिख रहा हूं वो बड़ा लिखना है, ठीक है। डॉट क्लास, ठीक है। और अगर तुम इसके आगे डॉट वैल्यू लिख दोगे ना, डॉट वैल्यू, और नीचे भी डॉट वैल्यू लिख दोगे, डॉट डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये जो मैंने 2 इक्वेशन 2 लाइंस लिखी है, इन दोनों का काम क्या होता है कि ये ना आपकी वैल्यूज फेच करती हैं, मतलब आपके वेरिएबल्स को ना वैल्यू साइन करेंगी। मतलब यहां पे मैं कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, इस तरह लिख सकता हूं मैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ऐसे नीचे लेट बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये लाइंस क्या करती हैं आपको, ये अगेन वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करने का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज कहां से असाइन करेंगी, जो आपने ऊपर इनपुट फील्ड बनाई होगी वहां से, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज कहां से लेती हैं, ये लेती हैं तुम्हारी, याद रखना कहां से, इनपुट फील्ड से, इनपुट फील्ड से, ठीक है। दोनों ये क्लियर हो गया, समझ गए। एक है आईडी एट्रीब्यूट होता है और एक होता है तुम्हारा क्लास एट्रीब्यूट। आईडी और क्लास में फर्क पता है, हमने उसमें पढ़ा था सीएसएस में, ठीक है। आईडी का मतलब क्या होता है कि यूनिक, एक अकेली, ठीक है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में आईडी सिर्फ एक ही टैग को असाइन की जाती है। और क्लास का मतलब क्या होता है कि सेम क्लास ना मल्टीपल टैग को असाइन कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया, समझ गए। मतलब जब हम क्लास की बात करते हैं तो वो एक ग्रुप को डिनोट करवाती है, और जब हम आईडी की बात करते हैं तो वो एक सिंगल पर्सन या यूनिकनेस को शो करवाती है। क्लियर हो गया, समझ गए। याद रखना है आईडी और क्लास। क्लियर हो गया, क्लास ग्रुप को रिप्रेजेंट करवाती है और आईडी यूनिक सिंगल पर्सन को डिनोट करवाती है। क्लियर हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं, क्लियर है ना। चलो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनपुट फील्ड से कैसे वैल्यू सर्च करनी है। तो देखो, हमने एचटीएमएल में फॉर्म टैग पढ़ा था ना। फॉर्म टैग का काम क्या होता है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है, सर्वर में भेजता है। वो काम किया था ना हमने। कौन सा टैग यूज करते हैं हम, इनपुट टैग का यूज करते हैं। उसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नंबर है, कुछ भी लगाते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन लगाते हैं ना, ठीक है। तो हम वो वाला काम करेंगे आज। तो आज डेट क्या है हमारे पास, आज है 3feb.html, ठीक है। सेव कर लिया इसको और यहाँ इसको रन करेंगे। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, अगेन वही HTML आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर टाइटल आ जाएगा, और फिर टाइटल के अंदर आ जाएगा हमारा कि इनपुट फील्ड एंट्रीज, इनपुट फील्ड एंट्रीज
इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो मेन बात क्या ध्यान रखनी है, देखो मेन बात यही ध्यान रखनी है जो अभी मैं बताऊंगा। देखो ना, जब हमने इस टैग का यूज किया था तो हमने कुछ इस तरीके से यूज किया था, फॉर्म टैग लगाया था पहले, और फॉर्म टैग के अंदर हमने क्या लिखा था, फिर हमने इनपुट फील्ड लिखी थी इस तरह से कि नेम इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू, इस तरह से हम लगाते थे, और आगे हम इनपुट फील्ड लगा देते थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम दिस और दिस लगाते थे ना हम। ठीक है, नेम इज इक्वल टू दिस और यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक, आईडी तो हम लगाते नहीं थे, हम वैल्यू वगैरह लिखते थे। क्लियर हो गया? तो कुछ इस तरह का बनता था हमारे पास। बस भाई अब आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आपको डाटा दिखता था, ऐसे दिखता था ना, ये इस तरह का। क्लियर हो गया? आई आज कुछ की नहीं आई, आ गई ना। इसका काम क्या था कि फॉर्म बनाता था हमारे लिए, जो फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करता था और उसे सर्वर पे सेंड करवा देता था। क्लियर हो गया? लेकिन याद रखना कि जब भी आपने इसको जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करना, तो आप यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज नहीं करोगे, याद रखनी ये चीज। ठीक है, आप फॉर्म टैग का यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट इनपुट टैग का यूज करोगे डायरेक्ट ही। ठीक है, सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नंबर 1 चाहिए। सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 2 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करो, ऊपर सेंटर टैग लगा देते हैं हम, यहाँ पे सेंटर टैग लगाने की जरूरत नहीं, H1 H2 टैग लगा देता हूँ डायरेक्टली, और H2 के अंदर लिख देता हूँ मैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और सेंटर अंदर लिख देता हूँ मैं फाइंड बिगेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, देखते हैं आगे ऊपर बना हुआ इस तरह से। अब इसके नीचे मुझे क्या लेनी है, मुझे इनपुट फील्ड्स लेनी है। ठीक है, तो मैं 2 BR लगा के थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, एक BR और दूसरा BR लगा के सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे नंबर 1 लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं लिख दिया, यहाँ पे अगेन सेंटर टैग ले लेते हैं हम, कि सेंटर टैग ले कि रहने दें, तो ले लेते हैं। सेंटर टैग ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैं लिख दिया नंबर 1, या फिर सिंपल करके लिखते हैं फर्स्ट नंबर और इनपुट टाइप इज इक्वल टू, देखो नंबर चाहिए ना मुझे, उसके टाइप क्या लिख दूंगा मैं, टाइप लिख दूंगा नंबर, क्या लिख दूंगा नंबर। ठीक है, बस ये काम हो गया, सेव रन, कुछ इस तरह से आ जाएगा बनके। 2 BR तो जा ले लिया एक्स्ट्रा, एक ही लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ले लिए। आगे बन के साइज छोटा करना, साइज छोटा कर सकते हो, वो जितनी प्रॉपर्टी हमने फॉर्म टैग में पढ़ी वो सारी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, साइज इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं इसमें, मैं लिख दिया यहाँ पे 10 ओनली। ठीक है, छोटा अभी छोटा ज़्यादा नहीं हुआ, 6 कर देते हैं। ठीक है, नहीं छोटा नहीं हो रहा भाई साहब, साइज इज इक्वल टू 6, छोटा क्यों नहीं हो रहा है 1, साइज होता है ओ तो साइज ही है, काम भी नहीं कर रहा है भाई साहब ये तो। चलो, ये साइज का मैटर में भी ये इनपुट फील्ड इसलिए हो रहा है, या फिर कोई ग्लिच आ गया बीच में, उस वजह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? लेकिन ये हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, हमारे इनपुट टैग का एट्रीब्यूट होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? जैसे मैक्स लेंथ भी होता है, फिर विड्थ नहीं होता है शायद, विड्थ इज इक्वल टू 2, नहीं साइज ही होता है वो। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, अभी इसको हम छोड़ते हैं बड़े। तो अब देखो ये आ गया, इसका काम क्या होता है कि आपसे इनपुट लेगा, ये किस तरह का डाटा लेगा इनपुट में, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर डाटा ही लेगा आपके पास। ठीक है, मतलब आप इसमें जो मर्जी कोई नंबर, कोई आप स्ट्रिंग पास करोगे तो वो पास नहीं करेगा, लेकिन जब नंबर पास करोगे तो नंबर पास हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ गए? तो बन गई आपकी इनपुट फील्ड, लेकिन कैसी इनपुट फील्ड? आपकी नंबर वाली फील्ड बन गई। अब सेम टू सेम मैं करूंगा, आगे BR टैग लगा सकता हूँ, BR टैग लगाया, और BR टैग लगाने के बाद सेम इसी लाइन को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लिख देंगे, हम लिख देंगे सेकंड नंबर। सेव। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है।
आगे दो चीजें आगे बन गई, क्लियर हो गया, दो फील्ड बन गई, दोनों का काम क्या है कि ये भी नंबर लेगा और ये भी नंबर लेगा, क्लियर हो गया। चलो जी, अब ना यहाँ पे मैं इसके नीचे एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या बनाया, एक बिया लगा के, एक और बिया लगा के एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, बटन, ठीक है, सिंपल बटन बना दिया। और बटन पे क्या लिखा मैंने लिख दिया चेक रिजल्ट। इस तरीके से आप फिर जो भी आप लिखना चाहे वो कर सकते हो उसमें, ठीक है। जैसा लिखोगे बटन में वैसा लिखो आ जाएगा, ठीक है। चेक रहने देते हैं, सीधा रिजल्ट लिखते हैं। सेव किया, रन किया, आगे रिजल्ट बटन बनूंगा इस तरह से, आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो ना, जब भी हम कोई बटन बनाते हैं ना, तो उस बटन में क्या होता है कि उस बटन में हमारे पास से एक इवेंट फायर होता है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक करने पे बटन मतलब इसमें एक इवेंट फायर होना चाहिए। क्या इवेंट फायर होना चाहिए कि इन दोनों का जो होना चाहिए, इन दोनों नंबरों को क्या हो जाना चाहिए, आपस में सम हो जाना चाहिए, क्लियर हुआ, समझ गए। तो याद रखना कि हमारे पास ना जब भी हम बटन का यूज करते हैं तो बटन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ऑन क्लिक इवेंट होता है, ठीक है। ऑन क्लिक कि बताओ कि जब बटन क्लिक होगा तब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके अंदर ही फंक्शन है ना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना तुमने, फंक्शन, ठीक है। ऐसे तो आगे आना चाहिए पर मैंने अभी करवा दिया क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल नजदीक आ गया। बाकी इसको ओडीपी में हम पाइथन तो पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल देख के आओ, उसके हम पाइथन शुरू कर देंगे, क्लियर हो गया। तो फंक्शन का काम क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है कि इट इज, फंक्शन क्या होता है कि ये हमारा एक सब प्रोग्राम होता है, ठीक है, विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होता है कि वो अपने आप में ही ना एक बड़े प्रोग्राम के ना छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो वो उस फंक्शन में जो कोडिंग होती है वो हमारे पास आ जाती है, और जितने भी उसके आंसर होते हैं वो हमें उसके आंसर दे देती है निकाल के, ठीक है। मतलब फंक्शन के ना बेसिकली दो काम होते हैं। एक होता है हमारा जब इसको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन, और दूसरा काम होता है इसको जब हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। दो काम करते हैं हम फंक्शन के साथ, ठीक है। पहला हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, और दूसरा काम क्या होता है कि उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है आप लोगों ने। फंक्शन दिखता कैसा है, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि कोई भी चीज दिख रही तुम्हें ए बी सी करके, उसका आगे पीछे चीजें लगी हुई, तो मतलब वो क्या है, वो एक फंक्शन है, समझ गए, क्लियर हो गया। कोई भी चीज जो जिसके आगे पीछे दो पैरेंथेसिस लगी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे फंक्शन है, क्लियर हो गया। चलो जी, अब देखो क्या करना है मुझे, फंक्शन का ना सिंटेक्स भी देख लो तुम, ठीक है। डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग का सिंटेक्स देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, साथ साथ में लिख लो, ये फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले आता है फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। फंक्शन आता है कीवर्ड लिखा हुआ, उसका आता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम आ जाता है यहाँ लिखा हुआ। फंक्शन नेम के अंदर आती है ब्रैकेट्स, उसके अंदर आते हैं उसके पैरामीटर्स, ठीक है। अभी लिखते जाओ तुम लोग बस सेम टू सेम ही जैसे लिख रहा हूँ। फिर आती है तुम्हारी कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाती है, और यहाँ आता तुम्हारा बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। और जो भी तुमने फंक्शन के अंदर करवाना उसकी सारी कोडिंग तुम्हारी इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर आती है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, सेमीकोलन लगता है एंड में, और एंड में तुम्हारी बॉडी भी क्लोज हो जाती है फिर, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये इस तरीके से, ठीक है। फंक्शन आता है, पहले फंक्शन कीवर्ड आएगा, फिर जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया होगा वो फंक्शन का नाम लिखना है, उसका पैरेंथेसिस लगा देनी है, और अगर आपके फंक्शन को किन्हीं पैरामीटर्स की जरूरत है तो उसको वो पैरामीटर भी पास कर देने हैं। उसके बाद वो फंक्शन करेगा कि आपने वो नीचे डिफाइन कर देना है, क्लियर हो गया। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स देखो कैसे होता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, बस ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका फंक्शन कॉल तभी होगा जब वो पहले डिक्लेयर या डिफाइन किया होगा तब, ठीक है। ऐसी ना मतलब उस चीज को तभी कॉल कर सकते हो जब वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर वो नंबर या मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो फंक्शन जो आपने बनाया वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको यहाँ कॉल कर रहे हो, तो वो आपको एरर दे देगा कि इस नाम का तो कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, क्लियर हो गया। समझ गए, फंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जो किसी प्रोग्रामर ने पहले से बना के रखे हुए हैं आपकी कोडिंग के अंदर, ठीक है, समझ गए। ऐसे बहुत तरह के फंक्शन मिलते हैं आपको, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज किया हमने, एक हमने किया console.log फंक्शन है ना, वो हमने थोड़ी बनाया, वो भी एक फंक्शन ही है, हम तो उसको बस कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट लिख के, ठीक है। फिर एक तुम्हारा फंक्शन कौन सा किया, document.write वाला फंक्शन करके है ना, उसको भी हम कॉल ही कर रहे हैं। फिर ये जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर पढ़ा है, ये जो लिखे हैं document.getElementById, ये भी एक फंक्शन ही है, ये कॉल कर रहा है, हम तो इसको कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, लिखा ना यहाँ पे फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो पैरामीटर चाहिए वो,
पैरामीटर बताऊंगा अभी कैसे लेने इसके बीच में, ठीक है। पैरामीटर का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज जो होती है इस फंक्शन को असाइन करवाई जाएंगी, समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को यहाँ दिया जाएगा, क्लियर हो गया, समझ गए। ये होते हैं तुम्हारे पैरामीटर। पैरामीटर्स आपके एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं आपके। तो ये आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, ठीक है। इन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये हमने बनाए नहीं है। जब फंक्शन बनाने होते हैं तो हम बनाते कुछ इस तरह से हैं, पहले फंक्शन का नाम देते हैं और फिर पहले फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन बना होगा तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लियर हो गया, समझ गए। ये केस सेंसिटिव रहता है, मतलब जैसा फंक्शन का नाम आप कैप्स या लोअर में लिखोगे वैसे वैसे उठाएंगे, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो तो बनाते हैं हम यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोले कि जब मैं बटन को क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे एक बात और याद रखना, मैं ये करवा रहा था आपको, है ना। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरे तुम्हारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन में ऐसे फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, पहले से बिल्ट इन है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, क्लियर हो गया। और एक बात याद रखना है कि हम कभी भी जो बिल्ट इन फंक्शंस को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, वी डोंट ओवरराइड बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन functions in any programming language, in any programming language, ठीक है। ये याद रखना कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज की स्पेलिंग मैंने कर सकती, याद रखना कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन जो पहले से यूजर ने बनाए हुए हैं, ठीक है, हम उनका नाम यूज करके दोबारा से अपने फंक्शन बना सकते हैं। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ये गेट एलिमेंट डॉट आईडी करके ये वाला फंक्शन मैं दोबारा नहीं बना सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, फिर ना तो ये चलेगा और ना जो मैंने बनाया ना तो वो चलेगा, क्लियर हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, हम यहाँ आ गए और मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला कि जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे ना हम, क्या हो गया, क्या छूट गया, कुछ छूटा क्या, लो लिखो यहाँ पे सामने लिखा तो है सब कुछ, पूछो क्या छूटा, हो गया, ठीक है। देखो अब मैंने क्या बोला कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे एक इवेंट फायर होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कॉल कैसे करूंगा, मैं लिख दिया RES करके, मैंने बोला कि मैं एक RES नाम का फंक्शन बनाऊंगा जो किसी भी तरह के पैरामीटर्स को उठाएगा, खाली फंक्शन होगा वो, ठीक है। बस जब मैं क्लिक करूंगा इस वाले बटन के ऊपर तो मेरा रिजल्ट फंक्शन जो वो कॉल हो जाना चाहिए, मैंने इसको बस इतना लिखा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना करूंगा ना, देखो मैं रिजल्ट दबाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं देगा, लेकिन जब कंसोल में जाऊंगा तो मुझे देखो ना एरर दे रहा होगा भर भर के, ठीक है, ये देखो दे रहा है ना। जब मैं रिजल्ट दबाऊंगा तो देखो और एरर देगा मुझे, दे रहा है ना, जितनी बार क्लिक कर रहा हूं उतनी बार एरर दे रहा है मुझे। क्या एरर दे रहा है, ये लिख रहा है रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, बता रहा है ना कि जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब जो आप जिस फंक्शन को आप पुकार रहे हैं वो फंक्शन आपने बनाया ही नहीं है, ये मुझे बोल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो आप इतना समझ गए ना कि हमने एक फील्ड बना ली, दूसरी फील्ड बना ली, ठीक है। अब देखो ना क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों नंबर उठाने भी तो है, उठाने है ना। मतलब इस फील्ड में अगर मैं 20 लिखूं तो वो 20 उठ के कहाँ जाना चाहिए, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 10 लिख रहा हूं तो 10 भी कहाँ जाना चाहिए, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, जैसे हम पहले प्रॉम्प्ट देके करते थे ना, तो अब हम यहाँ पे फील्ड के थ्रू करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इतने मतलब इनको ना क्या करना, मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा कि जब मैं इसको उठाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा, जब इसको उठाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ कि इनको ना एक यूनिक आईडी असाइन कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, आईडी इज इक्वल टू, आईडी मैंने इसको दे दी n1, ये क्या है, नंबर 1 है, और ये क्या है, ये नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आईडी मिलने से इनकी क्या होगी, एक पहचान बन गई इन दोनों फील्ड्स की, ठीक है। मतलब जो डब्बे हैं इनकी एक पहचान बन गई, इसका नाम n1 बन गया और इसका नाम n2 बन गया, ठीक है। जब भी मैं n1 को कॉल करूंगा तो ये वाला डाटा आ जाएगा, n2 को कॉल करूंगा तो ये वाला डाटा आ जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। चलो जी अब यहाँ आते हैं अपनी कोडिंग में, ठीक है, इतना काम बचेरा हो गया मेरा, इतना इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोडिंग रही मेरी, उसमें क्या लिखूंगा मैं, अब आएगा जावास्क्रिप्ट का काम, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। अब देखो इसमें मुझे दो वेरिएबल तो चाहिए। कोडिंग का जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, कैलकुलेशन काम, वो तो सारा हमारा जावास्क्रिप्ट ही करेगा। बस वैल्यूज लेनी यहाँ से, क्या होगी, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बस आज यही कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में भी करना तुमने क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है, वैल्यूज तो यहाँ है, अब इन वैल्यूज को किसी वेरिएबल को असाइन करना है। तो मैं लिख दिया लेट ए। याद रखना
जो आपने आईडी का नाम दिया ना, वो कभी भी सेम वेरिएबल का नाम नहीं देना है, यूनिकनेस दिखानी है। आईडी के नाम हमेशा अलग होने चाहिए। वो जावास्क्रिप्ट में भी यूज नहीं करना, ऐसे समझने की अच्छा ये तो हमने एचटीएमएल में यूज किया, नीचे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक नाम का वेरिएबल बनाओ जिसके पास क्या है, जिसके पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के बाद डॉट क्या था, वैल्यू। ये चीज थी ना, ये लिखाया था मैंने आपको कि जब भी हम किसी इनपुट फील्ड से वैल्यू फेच करते हैं तो कैसे लिखते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, ये लिखते हैं हम, ठीक है। अगर हमने किसी आईडी को असाइन की हो तो हम आईडी के थ्रू लिखेंगे, क्लास के थ्रू असाइन किया तो हम क्लास लिखेंगे, लेकिन इस केस में हमने आईडी लिखा है इसलिए मैंने आईडी लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन आया ना आईडी वाला, अब इसके बीच में जब मैंने आईडी पूछा कि इसको ना ए वेरिएबल को ना वैल्यू दे दो किसकी, इस आईडी की, ठीक है। तो कौन सी आईडी, मैंने तो खाली रखी है यहाँ पे, तो आईडी जगह अब देखो मैं क्या लिख दूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है, n1, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर n1, समझे, क्लियर हुआ। ऐसे दूसरा वेरिएबल भी लिख देता हूं मैं लिखा यहां पे b इज इक्वल टू, और वहां पे किससे वैल्यू आएगी, वो आएगी n2 से, ठीक है। तो देखो मैं आपको ना प्रिंट करवा के बता देता हूं अभी, ठीक है, कंसोल में जाके प्रिंट कराता हूं मैं, ठीक है। मैं लिखूंगा कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ मैं a इज इक्वल टू ए से, और b इज इक्वल टू बी से। अभी तो तुम्हें सिर्फ वैल्यूज बताने का काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखाने का काम कर रहा हूँ। अब देखो जरा, आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2, और यहाँ पे आ गया 1 3, ठीक है। अच्छा अभी भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको फायर तो किया ही नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ ना देखो कब हो, मतलब ये चीज़ कब उठाएगा, ये उठाएगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कौन सा फंक्शन, फंक्शन पहले लिखेंगे हम, फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम क्या दिया था मैंने, रेस नाम दिया था ना ऊपर, ये देखो ये रेस नाम दिया था, ब्रैकेट ओपन की थी, फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाई दी थी इस तरीके से, और इन पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये वाली कोडिंग डाल दूंगा, ठीक है। मतलब ये मुझे वैल्यू का प्रिंट कराएगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मतलब जब ये वाला बटन दबाऊंगा तब मुझे ये वाला आंसर मिलेगा, समझ गए। ये चीजें लिखी मैंने, अब सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 20, ठीक है। अब मैंने रिजल्ट वाले बटन को क्लिक कर दिया क्लिक। अब चेक करते हैं कि आंसर आया होगा कि नहीं आया होगा। कंसोल आ गया, a इज इक्वल टू, अच्छा, ठीक है, दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी कि मुझे बताना पड़ता है कि वेरिएबल को किस तरह का डाटा चाहिए, नंबर, ठीक है, और नंबर के अंदर क्या चाहिए, पूरा चाहिए। काट देता हूँ यहाँ से, गड़बड़ होगी यहाँ से, ठीक है। ये नंबर में चाहिए, क्या चाहिए नंबर में, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, वो पूरा नंबर के अंदर चाहिए मुझे, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ n1, ठीक है। और सेम इसको भी मैंने ब्रैकेट ऑन कर दी और यहाँ पे ऑफ कर दी, और इसका आगे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, इस तरीके। क्लियर हो गया, समझ गए। अब समझे ना, मतलब वेरिएबल को हमें असाइन कर बताना पड़ता है किस तरह का डाटा भी उठाएगा। अब सेव करेंगे, अब एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 20, रिजल्ट आ गया 0 0 0 0, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी n1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैल्यू। क्वेश्चन तो ठीक चला है मेरा। एक बार ना मुझे इसको बंद करके ना दोबारा शुरू करने दो। VS (23) और यहाँ पे डाल देता हूँ फेल टू लोड। अच्छा बहुत अलग कोडिंग है। 0 0 आंसर क्यों आ रहा बाबर, इसका क्या गड़बड़ हो रही है। लेट a इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जब फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन के अंदर ही दोनों को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं फंक्शन जब कॉल कर रहा हूँ तो वो सिर्फ ये चीज उठा रहा है, तो मैंने बोला भाई इनको भी उठा, तो इनको भी फंक्शन के अंदर ही लेके आना है, ठीक है। मतलब सारा प्रोग्राम कब रन करेगा, जब मैं इस वाले फंक्शन को क्लिक करूंगा, मतलब इस वाले इवेंट को जब मैं फायर करूंगा तभी सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ए के अंदर इसकी वैल्यू डाल देगा, बी के अंदर इसकी वैल्यू डाल देगा, फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। आई होप सो कि अब तो ठीक हो जाना चाहिए। 25 और ये आ गया 56, आ गया, समझ गए। मतलब पहले किस्से में क्या हुआ कि मैंने क्या बोला, देखो जब हमने फंक्शन बनाया था ना रिजल्ट फंक्शन, मतलब जब मैं रिजल्ट वाले बटन को क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले केस में क्या किया था, देखो मैंने फंक्शन तो यहां से बनाना शुरू किया है, यहां से बनाना शुरू किया था ना मैंने फंक्शन को, है ना। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो वो सिर्फ ये चीज बता रहा है, ये चीज ही, है ना। मतलब ए के बराबर है, बी के बराबर है, और ए और बी की इसको वैल्यू मिली नहीं क्योंकि वो तो ऊपर है ना, और ऊपर इन दोनों को किसी ने बुलाया नहीं तो गए भी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों को कब कॉल करो, जब तुम्हारा फंक्शन को कॉल किया जाए तभी इन दोनों को भी साथ में कॉल कर लो, समझ गए, क्लियर हो गया। तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना तो पहले क्या होगा, पहले ए वेरिएबल के अंदर इसका नंबर डाला जाएगा, फिर बी वेरिएबल के अंदर n2 की वैल्यू डाल जाएगी, और फिर एंड में आपको ये वैल्यू जो प्रिंट करवा दी जाएंगी, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी अब इसको हम क्या करके देखते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट से प्रिंट करवा के देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें क्या करना है, दो नंबर से बीच में बड़ा फाइंड करना है ना, वही क्वेश्चन है ना हमारा, वो तो इजी आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू लेनी आ गई। अब देखो क्या करना है, सिंपल है, क्या लिखेंगे, इफ कि अगर मेरा ए जो है वो बड़ा होगा किससे, बी से, तो मतलब कौन नंबर बड़ा हुआ, तब मेरा ए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट करा दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ओ सॉरी, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या लिख रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोड बिगेस्ट नंबर इज, बिगेस्ट नंबर इज, कौन सा नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ए से, और अगर एल्स वाला केस होगा तो एल्स वाले केस में क्या नंबर आएगा हमारे पास, सिंपली बिगेस्ट नंबर इज बी वाला जाएगा। एल्स और यहां से ये, बस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो जब जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है ना तो मैंने फंक्शन बनाया है ये, ठीक है, और फंक्शन को मैंने एक रेस नाम का फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पे उसकी बॉडी शुरू कर दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी बॉडी शुरू हो रही है, ठीक है। फिर मैंने ए बी को कॉल कर लिया, फिर मैंने ए और बी के बीच में कंपैरिजन चेक कर लिया, अगर ए बी से बड़ा है तो ये इफ की बॉडी आ गई। देखो ब्रैकेट ऑन ऑफ कहाँ हो रही है, एल्स की ब्रैकेट ऑन ऑफ कहाँ हो रही है, और सबसे बड़ी ब्रैकेट जो वो लास्ट में ऑफ हो रही है, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, अब तुम है जी, अच्छा बी नहीं किया वहां पे, चलो बी कर लेते हैं, ये बी कर दिया, सेव रन, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा एक बार। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 258 और यहाँ लिखता हूँ मैं 65, ठीक है। चेक करेंगे, बिगेस्ट नंबर इज 258, आ गया, समझ गए। हम कल वो चीज देखेंगे कि अभी देखो मुझे दूसरे पेज पे जंप कर दिया ना इसने, अब इसने मुझे दूसरे पेज पे जंप किया, अगर आप लोगों को पता न लगा हो तो, ठीक है, इसने दूसरे पेज पे जंप कर दिया, हमारा मेन पेज ये है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ना ये आंसर डाला, नंबर डाला, और फिर मैंने ये चीज डाली इस तरह से, है ना, और जैसे मैं रिजल्ट पे फायर किया तो इसने मुझे अलग डॉक्यूमेंट पे ले गया, ले जा रहा है ना अलग डॉक्यूमेंट पे। तो कल हम एक चीज देखेंगे कि इसको सेम डॉक्यूमेंट में ही किसी खाली जगह में यहाँ पे जहां आप चाहें वहां पे अपने रिजल्ट को कैसे प्लेस करवाएं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और सामने जाती है हमें कि देखो अब जब तुम्हारे पास, तुमने इसको आईडीज देती है और इनको भी आईडीज देती है ना, अब जब तुम्हारे पास आईडीज मिल गई तो तुम्हारे पास सीएसएस यूज करना बहुत इजी है। सीएसएस कैसे यूज करोगे, देखो देखो पहले जब भी तुम कोडिंग करो ना, मतलब प्रैक्टिकल में जब कोडिंग होगी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बिगेस्ट वाला नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, या सम ऑफ टू नंबर वाला भी आएगा। अगर सम करने को बोलोगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखना ना, उसके लिख देना सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू a प्लस b, समझ गए। मतलब जो इतना हमने तामझाम इफ एल्स का किया वो नहीं करना, उसमें बस एक लाइन आएगी नीचे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू a प्लस b, बस, है ना, यहाँ करके, और उसका आंसर तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुमने वैसे अटेम्प्ट करना, बाकी ऊपर का कॉन्सेप्ट सेम रखना सारा ही है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि इस तरह से आपकी दो इनपुट फील्ड बनेगी, उनकी अलग अलग आईडी मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पे एक बटन बनाना है जिसको एक, जब उसको क्लिक करोगे तो एक फंक्शन फायर होना चाहिए, मतलब कॉल होना चाहिए, और वो फंक्शन नीचे जाके तुमने डिफाइन कर देना। फिर क्लियर हो गया, समझ गए, फंक्शन डिफाइन करना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डिफाइन करना जाके, क्लियर है, समझ गए। रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है, ऐसे समझ लोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मतलब समझ नहीं आया तो टोटली क्रैक करके चले जाना, बस कोशिश इतनी करनी कि एरर नहीं आना चाहिए,
जब कोई भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना वहां प्रैक्टिकल के टाइम पे, तो एरर शो नहीं होना चाहिए। जो मर्जी करो उस एरर को भगाओ पर, ठीक है, मतलब सामने एरर शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम एरर सामने से अप्रोच कर देते हो उनको, तो बंदे समझते हैं कि ये तो ऐसे गलत है, क्या नंबर लगाने, समझ रहे हो? तो एरर शो नहीं होने देना है बीच में, जो मर्जी हो जाए पर एरर शो नहीं होना चाहिए। आंसर भले ही गलत हो जाए पर एरर शो नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गए? उस तरह से तुम लोगों ने उस क्वेश्चन के साथ डील करनी है। क्लियर है ये चीज? तो अभी मैंने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए, चाहे इवन ओड वाले किए है ना, तो वो तुम लोगों ने ट्राई करने हैं कि इस तरीके से, है ना, मतलब उनकी इनपुट फील्ड बना के और एक बटन बना के जो है उनसे क्या लिया जाए, उनसे रिजल्ट लिया जाए, समझ रहे हो, आंसर लिया जाए। इस तरह से हमने प्रॉम्प्ट वाला सीख लिया, इजी था, लेकिन तुम्हारा जो काम आएगा वो ये वाली चीज काम आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज एट्रीब्यूट है वो काम नहीं कर रहा है, वो देखूंगा वो क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था सीएसएस की, तो सीएसएस पे काम करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखो कैसे सब कलर काम हो चुका है, तो यहाँ पे इसको बीजी कलर असाइन कर देता हूँ। बीजी कलर रहने देते हैं, हम सीधा सीएसएस का यूज करते हैं, है ना। अब थोड़े हम एडवांस हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बॉडी के अंदर क्या आ जाए, सबसे बैकग्राउंड कलर तो सबसे पहले क्या हो जाए बॉडी का, वो हो जाए तुम्हारा डार्क ब्लू सा हो जाए, और जो तुम्हारा टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, सॉरी कलर क्या हो जाए तुम्हारे टेक्स्ट का, वो हो जाए वाइट, ठीक है। इस तरीके से सेव करके देखते हैं, रन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे कुछ को कलर करना चाहो, ठीक है। अब रिजल्ट वाला बटन चेक करना है, तो बटन कहाँ मिल रहा है हमें, बटन मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो बटन की अगर तुमने आईडी देनी कोई, तो बटन की आईडी दे सकते हो। तो मैं इसकी आईडी असाइन कर देता हूँ, एक आईडी इज इक्वल टू BT, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बोल दिया BT। तो जब CSS में आईडी को एक्सेस करना है तो हम क्या लगाते हैं, डॉट की हैशटैग। जब हम CSS में आईडी को एक्सेस करते हैं तो आप डॉट लगाते हैं कि हैशटैग लगाते हैं? बच्चा भूल गए, चले प्रैक्टिकल देने वाले, ठीक है। BT, ठीक है, इस तरीके से। अब BT के लिए मैंने क्या बोला कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो तुम ग्रीन, ग्रीन येलो करवा लेते हैं, या ग्रीन रखते हैं, ठीक है। और जिसका टेक्स्ट का कलर है वो क्या कर लो, वो कर लो तुम, वो कर लेते हैं हम वाइट, ठीक है। टेक्स्ट का कलर कर लिया हमने वाइट, ठीक है। और साथ में इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो कर लेते हैं हम, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको हम 30 पिक्सल का, ठीक है। और बॉर्डर देते हैं इसको नन, बॉर्डर नन, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा हाइट बीट तो बढ़ानी तो वो भी बढ़ा सकते हो। हाइट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ इसकी 5 पिक्सल, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो क्या रहेगी, विड्थ इसकी रहेगी वो रहेगी आपकी ज़्यादा नहीं 90 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। ओह ये तो बड़ा बेकार हो गया, ठीक है। अब भी बड़ा बेकार हो गया, ठीक है। तो ये 40 रख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया? 40 बहुत है, 30 रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब इसके बीच में अगर आपने बीजी कलर येलो करना तो आप येलो कर सकते हैं, ठीक है। आ तो गया, ठीक है, अंदर का कलर। और अगर आप इसमें ओवर ले जाके कुछ करना चाह रहे हैं, फिर देख लेना किस तरह की स्टाइल है। मेन तो कोडिंग से मतलब है, ठीक है, मेन कोडिंग होनी चाहिए, डिजाइनिंग तो नहीं चलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं तुम लोग भर भर के डिजाइनिंग करते रहो, जब रन करने के बाद तो आंसर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर रहा है वो तो हो गया बस, ठीक है। समझ गए? इस तरह से तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? कोडिंग फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो, है ना, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, इस तरह की कोडिंग रहेगी धीरे धीरे करके नीचे, ये देखो ना, ये देखो यहाँ मेन तो कोडिंग बॉडी से नीचे वाली है, मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। आजा भाई हट के, ये देखो। तो वीडियो के इस वाले पार्ट में आगे कोडिंग देख लेनी है बढ़िया से, ठीक है। और ये चीज, ठीक है। बाकी किसी को कोडिंग अभी चाहिए तो वो अभी ले सकता है, यहाँ से फोटो ले सकता है, ठीक है। काफी आज के लिए इनफ है, ठीक है।